दिल्ली से खबर है। सीलमपुर इलाका दिल्ली का, जहां 17 साल के युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। 17 साल का कुनाल, जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और इसी के बाद अब हंगामा बढ़ गया है। तनाव पसरा हुआ है सीलमपुर इलाके में। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और इस बीच दिल्ली सीलमपुर में लोगों ने सड़क जाम कर दी है। कश्मीरी गेट से गाजियाबाद जाने वाली जो रोड है, वहां जाम लगा हुआ है। हिंदू पलायन के इस इलाके में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं लोग। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं हत्यारों का इनकाउंटर हो, ये मांग लेकर सड़क पर उतरे हुए लोग। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीलमपुर मेन रोड की तस्वीरें हैं। कश्मीरी गेट से गाजियाबाद जाने वाला एक तरीके से ये रास्ते का हिस्सा है और यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं लोग। यहाँ जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती है और पुलिस यहाँ से लोगों को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश कर रही है। लोग नाराज हैं, लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको मौके से एक रिपोर्ट। हमें यहाँ पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेता। बीजेपी आने से हमें उम्मीद जागी थी, लेकिन 2 महीने बीत चुके हैं रेखा गुप्ता जी का प्रशासन आने के बाद भी हमें 2 महीने के बाद भी हमें यहाँ पे कोई चैन की सांस नहीं है। जब तक हमें आश्वासन मुख्यमंत्री नहीं देंगी, हम अपने आप करते रहेंगे जी। ट्रैफिक सारा पीछे रुक गया है। आप लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पुलिस की जांच पर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। कब तक प्रदर्शन करेंगे आप लोग? मैडम, आप तो कह रहे हो ट्रैफिक जाम हो गया, हमारा जीवन जाम हो गया है। हमारा जीवन जाम हो गया, हम दुखी हैं। हमारी बहन बेटियां घूम नहीं सकती, हमें गोली मारने की धमकी दी जाती है। पलायन का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। हाँ जी, पलायन करेंगे। यहाँ कब तक रहेंगे? यहाँ पे कब तक रहेंगे? ये पाकिस्तान बन गया है। पुलिस क्या करे? पुलिस यहाँ कुछ नहीं करती। दारू, इसमें गांजा, चरस यहाँ खुला बिकता है। वीट अफसर पैसा खाते हैं, यहाँ खुला बिकता है। सट्टाबाजी सब खुला होता है। हमारी बहन बेटे जा नहीं सकती। बाजारों में लड़के खड़े होते हैं, दुकानों पे लड़के खड़े होते हैं, वहाँ पे धुएं फेंके आते हैं। हम विरोध करते हैं तो हमें मार दिया जाता है। इलाके के खराब माहौल को लेकर और जो हत्या कुनाल की हुई है चाकू घोंपकर, उसको लेकर यहाँ इंसाफ की मांग जो लोग हैं, परिजन हैं, इलाके के लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। फिलहाल उसी कड़ी में आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे आरएएफ की तैनाती जो है वो कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जितने भी इलाके के लोग हैं वो सड़क पर, यानी कि बीच सड़क, मेन रोड, सीलमपुर रोड जो आगे यहाँ से सीधे शाहदरा की तरफ जाता है, उस पर आके बैठ गए हैं। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी मदीहा मौके पर ही मौजूद हैं और जरा मदीहा से जानते हैं आपकी रिपोर्ट। अभी मैं दर्शकों को दिखा रही थी मदीहा, ये सीलमपुर मेन रोड है जहां पर लोग नाराजगी के चलते धरने पर बैठ गए हैं। इनकी शिकायतें ढेरों हैं दिल्ली पुलिस से। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ये सुरक्षित महसूस खुद को नहीं करते हैं। ऐसे में अभी की स्थिति क्या है? लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए, लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से हटाकर जाम खुलवाने के लिए फिलहाल क्या कोशिश की जा रही है? मदीहा। देखिए, अभी मौजूदा हाल यह है कि अब से कुछ मिनट पहले यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पहुंचे और उन्होंने जो मेन रोड पर प्रदर्शन कर रहे लोग थे, जो कई सारे अपने मुद्दे उठा रहे थे, कई सारी बातों को लेकर प्रशासन को भी घेरने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी लोगों को फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया। किस जगह से हटाया है वो सीधी तस्वीर हम कैमरा पैन करके आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीलमपुर मेन रोड था जहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए जितने भी परिजन थे कुनाल के, जिसकी कल हत्या कर दी गई है बेरहमी से, उसके अलावा जितने भी इलाके के लोग हैं वो सभी यहाँ बैठ गए थे। पूरा ट्रैफिक रुक गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले, यानी कि कुछ मिनटों पहले, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट संदीप लांबा यहाँ पहुँचते हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, सभी लोगों को यहाँ से हटाते हैं। लेकिन हटने के बाद भी लोग घर नहीं गए हैं, डटे हुए। कहाँ डटे हुए हैं? रोड के साइड में जहां से सीलमपुर इलाके की शुरुआत होती है, वहां ये सभी लोग मौजूद हैं। अब से कुछ मिनट पहले यहां पर एडिशनल डीसीपी ने जो परिजन है उनसे बातचीत करी, उन्हें समझाया और ये कोशिश की और ये आश्वासन दिया कि हम इसमें जांच बहुत तेजी से कर रहे हैं, कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन बावजूद इसके न सिर्फ यहाँ पर कुनाल की हत्या का मामला, बल्कि उसके साथ साथ हिंदू पलायन का जो मुद्दा है उसको
यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग उठा रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस चीज को लोग बार बार कह रहे हैं। आप देखिए दूर तक जहाँ तक नजर जाएगी इलाके के लोग दिखाई दे रहे हैं। उनमें ना सिर्फ पुरुष हैं बल्कि जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चों को भी लेके आई हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। अपनी बात, अपनी आवाज जो है वो सबके सामने रख रही हैं। पुलिस की तैनाती की यहाँ पर तस्वीर एक और दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो गाड़ियां हैं, वज्र वाहन हैं, वो यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा यहाँ पर सीआरपी मौजूद है, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, क्योंकि इलाके में माहौल तनावपूर्ण है, शांति बनी रहे। दो समुदाय के लोगों के बीच का ये मामला है। कार्रवाई तो पुलिस आगे बढ़ा रही है, लेकिन जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है ये देखना होगा। और जो परिजन फिलहाल इकट्ठा है उनको किस बात से संतुष्टि होती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। और इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा जो सीलमपुर से उठ रहा है वो है हिंदू पलायन का। वो है उन लोगों के यहाँ से वापस या दूसरी जगह जाने का, जो लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। किस वजह से महसूस नहीं कर रहे हैं? लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्राइम है, जो इस तरह की हत्याएं हैं, जो इस तरह की घटनाएं हैं, वो अब आम हो गई हैं, जिस वजह से यहाँ के लोग अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको बाहर भेजते हुए डर रहे हैं। ये बात बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए मदीहा। तो कुल मिलाकर फिलहाल अच्छी खबर ये कि जो जाम लगा हुआ था वो खुलवा लिया गया है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसका आक्रोश थम नहीं रहा है और अभी भी वो मौजूद है सड़क किनारे ही और इंसाफ की मांग कर रहा है। इस बीच ये सीलमपुर में जो युवक की हत्या हुई है, इसके बाद आरोपियों के इनकाउंटर की मांग करते हुए आपने देखा अभी किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में सीलमपुर में जो हिंदुओं के पलायन का मुद्दा है वो भी गर्मा गया है और जो स्थानीय लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके बीच आए। वहीं इस मुद्दे को लेकर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछा गया तो पलायन के सवाल पर रेखा गुप्ता ने कोई जवाब ही नहीं दिया। युवक की हत्या के बाद हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठ रहा है। राजधानी दिल्ली में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठ रहा है, जहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो एक तरीके से बीजेपी की सरकार के पास ही है। और ऐसे में इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल पीछे छोड़ गई है। तो हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर रेखा गुप्ता चुप क्यों? सीलमपुर में हिंदू अगर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो फिर मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या रेखा गुप्ता के पास आश्वासन के दो बोल भी नहीं है? भरोसा क्यों नहीं दिया रेखा गुप्ता ने सीलमपुर के हिंदुओं को? ये सवाल बड़ा है। कल प्रधानमंत्री के साथ सीलमपुर में पोस्टर लगे हैं पलायन पे। कल प्रधानमंत्री के साथ सीलमपुर में पोस्टर लगे हैं पलायन पे। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली के ही सीलमपुर में पलायन के पोस्टर लगे हुए हैं। दिल्ली के ही सीलमपुर में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भरोसे के दो शब्द कहना भी गवारा नहीं समझा। इस बीच दिल्ली के सीलमपुर में हत्या के बाद एक तरफ तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, दूसरी तरफ लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। हिंदुओं के पलायन की बात इन पोस्टर्स में लिखी गई है। बजरंग दल मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है। ये देखिए किस तरीके से गुहार, ये छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में ये पोस्टर है, बजरंग दल मदद करो, हिंदू पलायन कर रहा है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली के सीलमपुर इलाके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इन लोगों की शिकायत जो है वो पुलिस से है कि पुलिस इनकी सुनवाई नहीं करती है, पुलिस इनको इंसाफ नहीं दिलाती है और इसी को लेकर ये नाराजगी। तो ये जो पलायन वाले पोस्टर लगे हैं राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में, इस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पोस्टर पर कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी का बयान आया है। वो इसे सीधे सीधे सरकार की विफलता बता रहे हैं। दिल्ली में पलायन वाले पोस्टर पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। ये सरकार की विफलता है पलायन के पोस्टर, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का सरकार पर बड़ा हमला। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है। में सिलसिलेवार घटना हो रही, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, यहाँ तो केंद्र सरकार के अधीन है कानून व्यवस्था, सीधे गृह मंत्रालय यहाँ से नियंत्रित करता है। जिस तरह 17 साल के मासूम बच्चे को मारा गया है, घेर के मारा गया है,
उसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय दोषी है। यहाँ प्रदेश में भी सरकार है भाजपा की, तो डबल इंजन की सरकार है। जो मांग रहे थे मोदी जी चुनाव में, तो मैं कहूँगा डबल इंजन फेल हो गया, पूरी तरह फेल हो गया। दिल्ली भारत की राजधानी में लोग अगर असुरक्षित हैं तो फिर कहाँ सुरक्षित है? दिल्ली का सीलमपुर इलाका, 17 साल का युवक कुणाल, जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले आरोपियों में जिक्रा नाम की लड़की की चर्चा हो रही है। कुणाल की मां ने भी लड़की का जिक्र किया है। बताया जा रहा है ये जो जिक्रा है, इंस्टाग्राम पर लेडी डॉन के नाम से इसका अकाउंट है। पहले हथियार के साथ वीडियो अपलोड करने पर गिरफ्तारी भी इस लड़की की हो चुकी है। आरोपों के घेरे में यही लड़की है। पीड़ित पक्ष को ये शिकायत की अभी तक आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। तो कुणाल की हत्या के मामले में ये जो लड़की आप देख रहे हैं, लेडी डॉन के तौर पर सोशल मीडिया पर ये वायरल भी रहती है। इसी जिक्रा पर कुणाल का परिवार आरोप लगा रहा है। और अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ तो वो लड़की जो लेडी डॉन के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल रहती है, इसी लड़की पर कुणाल का परिवार आरोप लगा रहा है कि इस लड़की ने अपने भाई के साथ मिलकर कुणाल की हत्या कर दी है। वहीं दूसरी तरफ सीलमपुर इलाके में कैसे पलायन को लेकर यहां हिंदू परिवार मजबूर हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जो पलायन को वो मजबूर हैं, उसी की वो गुहार सरकार से लगा रहे हैं। लेकिन सरकार तो चुप है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनसे जब सीलमपुर इलाके में हिंदू परिवार पलायन की बात कर रहे हैं, डर में जी रहे हैं, इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ये तस्वीर देखिए आप, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब लोगों को उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग गुहार लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीलमपुर पहुंचने की तैयारी में है सांसद मनोज तिवारी। जानकारी मिल रही है दोपहर 2:30 बजे सीलमपुर पहुंचेंगे मनोज तिवारी। लोगों ने मनोज तिवारी के दौरे की मांग भी की थी। अपराधी जल्द गिरफ्तार होंगे, ये मनोज तिवारी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी और आज सुबह मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं उनकी तरफ से सीधे ये मांग की जा रही है कि कहां है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कहां है हमारे सांसद मनोज तिवारी। और अब जानकारी मिल रही है कि मनोज तिवारी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। मनोज तिवारी दोपहर 2:30 बजे यहां सीलमपुर इलाके में पहुंचेंगे। 2:30 बजे यहां पहुंचकर मनोज तिवारी लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये आश्वासन भी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने सीलमपुर के लोगों को दिया है। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हिंसा, इस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। खबर पक्की है, रिपोर्ट में सरकार ने कहा है अब हालात कंट्रोल में हैं। हाईकोर्ट ने हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ तैनात रखने के निर्देश दिए। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। 8 अप्रैल को 4 से 5 हजार लोगों ने उमरपुर नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। यहीं से हालात अनियंत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर हमला किया। ममता सरकार ने कोर्ट को बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर में हालात अब नियंत्रण में है। हिंसा की एनआईए जांच की मांग वाली शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक प्रभावित इलाकों में बीएसएफ तैनात रहेगी। कोर्ट ने सुझाव दिया कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सदस्य हों। कमेटी विस्थापित लोगों के पुनर्वास का काम देखे। कमेटी शांति बहाली की निगरानी के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करे। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता पहुंच गई है। टीम आज मालदा और 19 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जाएगी। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासत तेज है। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस 2 दिन से प्रदर्शन कर रही है। आज बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ 2 दिन कांग्रेस ने शहर शहर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में सड़क पर उतरे और ईडी के एक्शन को बदले की कार्रवाई बताया। आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरेगी। दिल्ली में बीजेपी ताज मानसिंह होटल से कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च निकालेगी। प्रदर्शन सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। बीजेपी का कहना है
कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से बौखला गई है। अगर प्रोटेस्ट किसी को करनी चाहिए तो उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ करनी चाहिए। चंडीगढ़ में 2 दिन कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज बीजेपी की बारी है। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी का प्रदर्शन होगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में बीजेपी ऑफिस से सेक्टर 35 में कांग्रेस दफ्तर तक मोर्चा निकाला जाएगा। इतने सवाल हैं, इसका कोई जवाब आज तक राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया, जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर भी है। तो आज जब ईडी चार्जशीट दायर करती है तो हो हल्ला किस बात का है भाई? आप जवाब तो दे नहीं पाते हो। और बिहार में चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है नीतीश सरकार। महिलाओं से संवाद करेगी। आज से नीतीश सरकार का महिला संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहा है। खबर पक्की है, ये कार्यक्रम 2 महीने चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार आज सुबह 9 बजे पटना में करेंगे। सीएम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नीतीश सरकार का महिला संवाद कार्यक्रम 48,000 गाँव में होगा। कार्यक्रम 2 महीने चलेगा। 600 डिजिटल रथ गांव-गांव जाएंगे। हर दिन 1200 जगहों पर महिला संवाद कार्यक्रम होगा। 70,000 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में 2 करोड़ महिलाएं शामिल होंगी। आज एक साथ एक ही दिन में 38 जिलों में महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अगले 2 महीने रोज 2 शिफ्ट में महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहली शिफ्ट में सुबह 9 से 11 बजे, दूसरी शिफ्ट में दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक कार्यक्रम होगा। इस दौरान महिलाओं से गांव की समस्याएं सुनी जाएंगी। गांव के विकास को लेकर महिलाओं की राय ली जाएगी। महिलाओं की राय के आधार पर ही आगे की योजनाएं बनाई जाएंगी। खबर पक्की है, देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 1ली से लेकर 5वीं क्लास तक छात्रों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। फडणवीस सरकार के इस फैसले का सियासी विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 भाषा फॉर्मूले के तहत फडणवीस सरकार ने राज्य में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ने को अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे। फडणवीस सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कक्षा 1 से हिंदी थोपने की नीति एमएनएस को स्वीकार नहीं है। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, एक राज्य की भाषा है। यह हिंदीकरण नहीं चलेगा। कांग्रेस ने भी हिंदी लागू करने के फडणवीस सरकार के फैसले का विरोध किया है। मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचे, मराठी संस्कृति को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई भी भाषा महाराष्ट्र में लागू नहीं होनी चाहिए। इस विरोध के बाद सरकार की सफाई आई है। सरकार ने कहा है कि फैसले से मराठी का सम्मान कम नहीं हुआ है। मराठी भाषा का सम्मान कहीं पर भी कम नहीं है, उल्टी उसकी व्यवस्था की है। उधर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दूसरे दिन बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने कानून के 2 प्रावधानों पर एक तरीके से रोक लगाने का फैसला लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में इस मामले में जवाब भी मांगा। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर दूसरे दिन 1 घंटे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सबसे बड़ी चिंता का विषय जो था वो ये 2 पॉइंट थे। वक्फ बाय यूजर था और दूसरा ये जो गैर मुस्लिम सदस्यों का एक मुस्लिम बोर्ड में लाना। कोर्ट ने उन दोनों बिंदुओं को स्टे कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता सहमति बनाए और 5 मुख्य पॉइंट तय करें। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम आदेश भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। वक्फ की कोई संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। हमारी आपत्ति थी जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर करके किसी धार्मिक उससे नहीं बल्कि एक इंसाफ के उससे एक अच्छा जजमेंट दिया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज पर कल देर रात एक बस में आग लग गई। बस में 40 लोग सवार थे। आग की लपटें एक लाइन बनाकर सड़क पर सीधी बिखरी नजर आ रही थी। और फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर अग्निपथ। ये तस्वीर कोलकाता के मशहूर हुगली ब्रिज की है। एक बस जा रही है और अपने पीछे आग की लकीर खींचती जा रही है। बस के पहियों से आग की रेखा गुजर रही है। बस के ऊपर सामान लदा है।
अगल बगल से ट्रैफिक गुजर रहा है, वीडियो बन रहा है, लेकिन बस ड्राइवर बेपरवाह है। इस बस में 40 लोग सवार थे। इस बस का क्या हुआ, जानने से पहले वायरल वीडियो बनाने वाले की बात सुनिए। वो क्या टायर में हुआ है? हाँ, टायर में आग लग गया, ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी नहीं देख रहे हैं, वो तो पेट्रोल टैंक तक चला जाएगा। हाँ, पेट्रोल टैंक तक तो चल गया। जो आशंका थी वो सही साबित हुई। चंद मिनटों के भीतर बस आग का गोला बन गई। बस में आग लग गया, तब हम जल्दी बस के शोले आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल रात हावड़ा ब्रिज पर ये बस धर्मतला से पुरुलिया जा रही थी जब उसमें आग लगी। बस में सवार लोग आग की लकीरें देखकर खिड़की और दरवाजों से कूदने लगे, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई। गनीमत रही बस की ये हालत होने तक बस के भीतर कोई नहीं था। बस में आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर के लिए हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। लोग सड़क किनारे खड़े होकर मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बस में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर कल रात एक इलेक्ट्रिक एसी बस में अचानक आग लगी। गनीमत यह रही कि बस में कोई सवार नहीं था। मुंबई का व्यस्त चर्चगेट इलाका, रेलवे स्टेशन के बाहर बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस रात 10 बजे का वक्त। बस आग के गोले में बदल गई। बस धू धू कर जलने लगी। आसपास अफरा तफरी फैल गई। महर्षि कार्वे मार्ग पर बस में आग लगी, पर जिस जगह पर बस में आग लगी उसी के पास एक कॉम्प्लेक्स भी था। गनीमत ये रही कि बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था, तो किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। डर इस बात का था कि बस की आग आसपास के हिस्से में फैल सकती थी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने सड़क को खाली कराया और आग पर तुरंत काबू कर लिया गया। खबर पक्की है, राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त दहशत का मंजर देखने को मिला जब एक कंटेनर में आग लग गई और फिर इस कंटेनर में धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि कंटेनर के तो परखच्चे तक उड़ गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से सामने आई है। मांडल इलाके के राय सिंगापुर गांव के पास से गुजर रहे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश में भी जुटी थी, लेकिन इसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो कोई बम फट गया है। कंटेनर के परखच्चे उड़ते दिखाई दिए। पता चला कि कंटेनर में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हुए थे और आग जब उन तक पहुंची तो एक के बाद एक करके वो फटने लगे। पूरा इलाका थर्रा उठा। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर और केमिकल के छोटे छोटे सिलेंडर होने के कारण आग पकड़ के उनमें ब्लास्ट होने लग गया। गाड़ी है उनको रोक दी गई है ताकि किसी के कोई जनहानि ना हो। जिस कंटेनर में धमाका हुआ वो जयपुर से आ रहा था। धमाके को देखते हुए 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया। दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद ली गई। तब कहीं जाकर 6 घंटे बाद इस कंटेनर की आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के वलसाड़ जिले में भी एक ट्रक में आग भड़क गई और इस वजह से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को देखते हुए नेशनल हाईवे को आधे घंटे तक बंद भी करना पड़ा। तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ जिले की, जहां पराडी गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक ही आग भड़क उठी। आग इतनी भीषण थी कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे 48 को बंद करना पड़ा। हाईवे पर धू धू कर चलते ट्रक को देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग में केमिकल से भरे ड्रम्स रखे थे, जिसकी वजह से ट्रक में लगी आग तेजी से भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे ट्रक को आग के गोले में तब्दील कर दिया। आग की वजह से कोई हादसा न हो, इसके लिए ट्रैफिक को आधे किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था, जहां पर सड़क पर खड़े लोग ट्रैफिक शुरू होने का इंतजार करते नजर आए। वहीं आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड ने फिर से हाईवे पर ट्रैफिक शुरू कराया। आधे घंटे के बाद कंट्रोल में आई और आधा घंटा से हाईवे बंद रहा था। खबर पक्की है, कश्मीर तक शुरू होने वाली रेल सेवा से पहले एनएसजी ने कटरा रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कटवा रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल को अंजाम दिया।
कटरा रेलवे स्टेशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, एनएसजी कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने पूरी ट्रेन को घेर रखा है। रेलवे ट्रैक से लेकर प्लेटफॉर्म तक जवानों की निगाहें ट्रेन पर हैं और उंगलियां ट्रिगर पर। कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। 2 दिन पहले कटरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में इस अभ्यास को अंजाम दिया गया। कल ही पीएम मोदी कटरा से कश्मीर जाने वाली इस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की आशंका के चलते पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया। अगली तारीख की घोषणा जल्द ही होगी। उससे पहले मुस्तैदी से किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैयारी कर रहे हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पर एनएसजी और बाकी सुरक्षा बल के दस्ते थे, तो कठुआ में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और जीआरपी ने मिलकर रेलवे ट्रैक पर मॉक ड्रिल की। आतंकियों को घेरने, उन्हें काबू करने की तैयारी की। इन तस्वीरों में देखिए, आतंकियों के भेष में 2 जवानों को हमले के इरादे से लगाया गया है। फिर सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इसी तरह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन गुजर रही है और जवान अलर्ट मोड पर दिख रहे हैं। घाटी में इन दिनों कठुआ और सांबा में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक सुरक्षित रहे, इसकी तैयारी के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस है, इसमें जवानों को अलर्ट करने के लिए और प्रैक्टिस के तौर पर ही किया है। अलर्टनेस हम चेक करते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्चुअल में इंसिडेंट हो जाए तो उसको कैसे हमने ऑन स्पॉट साइट पे जाके एक्शनेबल करना है। आजादी के 78 साल बाद पहली बार कश्मीर ट्रेन के रास्ते हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से जुड़ने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके से पहले सुरक्षा को लेकर हमारे जवान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। खबर पक्की है, उत्तराखंड के पौड़ी में हादसा हो गया है। यहाँ सीमेंट से लदा एक ट्रक खाई में जा गिरा है और जिस वक्त ये ट्रक खाई में गिरा, एक शख्स ने उसका वीडियो भी बना लिया। तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे ये ट्रक खाई में गिरा, लोगों को ट्रक में मौजूद शख्स की चिंता सताई। बाबा उसमें कौन है कौन इसमें? ड्राइवर अरे ड्राइवर चलो। ट्रक जैसे ही नदी के किनारे पर गिरा, ट्रक पे रखा सीमेंट गुबार की शक्ल में दिखाई देने लगा। ये ट्रक कोटद्वार से पाबाऊ की तरफ जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे वक्त रहते स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बाबा उसमें कौन इसमें? ड्राइवर अरे ड्राइवर चलो। बताया जा रहा है कि ट्रक का फट्टा टूट गया, जिसके चलते ड्राइवर ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और फिर खाई में गिर गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।